नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से डॉक्टर नरेश सिंह। डॉक्टर नरेश सिंह हमारे चैनल के दर्शक तो हैं ही, प्रशंसक तो हैं ही, साथ ही साथ एक स्कॉलर भी रहे हैं, एक अध्यापक भी रहे हैं और इनका लंबा कैरियर रहा है, इन सब चीज़ों में जुड़े रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक समय ओपन सोसाइटी जो इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है, जॉर्ज सोरोस जिसकी फंडिंग करते हैं, उसके निमंत्रण पर एक बार हंगरी भी जा चुके हैं। वहां पर इन्होंने स्पेशल एक लेक्चर में भाग लिया था। नरेश जी, अपना थोड़ा तो, सा परिचय दीजिए। तो हर्ष जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। YouTube के माध्यम से मैं आपके संपर्क में आया और आपने मेरे WhatsApp मैसेज को का जवाब दिया। और जैसा कि आपने बताया कि मैं 2 बार सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे समर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में 2 बार मैंने पार्टिसिपेट किया। एक बार 2002 में हम्म। और दूसरी बार 2006 में। हम्म। ये मैं पिछले करीब 2 दशक तक मैं प्रोफेसर रहा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट में और इक्फाई बिजनेस स्कूल में। और पिछले 10 साल से मैं सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट की हैसियत से देश और विदेश में नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। हम्म। तो हर्ष जी, ये संक्षेप में हम्म। था। जैसा कि आपने पूछा कि आज हम जॉर्ज सोरोस के ऊपर बात करेंगे हम्म। और ये बात करेंगे कि जॉर्ज सोरोस को इतनी आपत्ति क्यों है हम्म। और वो इतना बहुत ही निम्न श्रेणी का एक स्टेटमेंट उन्होंने हमारे देश के बारे में दिया। न केवल देश के बारे में, बट वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ था वो स्टेटमेंट उनका। और देश के खिलाफ तो था ही, हमारी जो प्रजातांत्रिक परंपराएं हैं उसके खिलाफ भी था। हम्म। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं अपने शब्दों में बता देता हूं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि जो अडानी ग्रुप में उथल पुथल मची है, और इससे मुझे उम्मीद है कि भारत देश में हम्म। प्रजातंत्र का द्वार खुलेगा। इसका मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी तानाशाही चल रही हो और प्रजातंत्र के हम द्वार भी बंद हैं। हम्म। हम्म। द्वार बंद है। हम्म। और इस चीज पे हमारे आ, 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 जो बहुत ही सीजन्ड और अनुभवी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनको इतना गुस्सा आया कि एक पत्रकार वार्ता में जब उनसे ये पूछा गया कि जॉर्ज सोरोस आपके बारे में ऐसा बोल रहे, आपके देश के बारे में ऐसा बोल रहे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने 4 वर्ड यूज किए गुस्से में जॉर्ज सोरोस के बारे में। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ओल्ड है, रिच है, ओपिनियनेट है, यानी कि बूढ़ा है, वृद्ध है, धनी है और प्रभावशाली है। ये तो मैं समझता हूं, और इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। कोई आदमी बूढ़ा है, प्रभावशाली है और धनी है, मैं मुझे क्या लेना देना। लेकिन वो खाली यही चीज नहीं, वो खतरनाक भी है। चौथा वर्ड उन्होंने यूज किया, ही इज ए डेंजरस पर्सन, और ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी हर्ष जी 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं हमारे देश में, आम लोकसभा चुनाव, तो जो भी एंटी स्टेब्लिशमेंट ग्रुप या शक्तियां हैं। नेटवर्क, हाँ, जिनको मोदी जी 2014 से ही परेशानी है, मोदी जी के आने से, जो बिल्कुल सोच रहे कि हमारी मोदी जी ने एक तरह से सब दुकानें, सब ऐसो आराम छीन लिया, सब कुछ बंद कर दिया हमारा। तो वो उतने ही, जैसे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो वो उतनी जोर से टूल किट की तरह से काम कर रहे हैं। और ये देख रहे होंगे, ये टूल किट का कहीं ना कहीं कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से बड़ा क्लोज का नाता है।
वो ये सब चीजें भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे हो रही। चाहे वो गुजरात दंगों के ऊपर बीबीसी ने एक फिल्म रिलीज की, जिसमें हमारी सरकार ने उस पर रोक भी लगाई, न केवल रोक लगाई बल्कि बीबीसी को सबक भी सिखाया, तो वो रिलीज हुई। फिर अमेरिका में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलीज हुई, उससे अडानी जी पे उन्होंने एक झूठा आरोप ये लगाया कि इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। उससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ हर्ष जी। और जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एक वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स, काफी कई वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से एक वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं मिस्टर सलील सेठी। वो कभी एक्शन एड इंडिया में थे, काम करते थे, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गए, ऐसे ऐसे घूम घाम करके वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई दिए गए, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में। और अभी 2-1 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहे, और हर्ष जी मैंने पूरा वो देखा यूट्यूब पे, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है राहुल जी का, और उसमें राहुल जी 3 बात कर रहे सिर्फ। एक तो वो बता रहे राहुल जी इस प्रेजेंटेशन में कि मेरी भारत जोड़ो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा कितनी महान थी, भारत में कितने लोग दुखी हैं, कैसे मुझे गले मिल रहे थे, सब अपना दुखड़ा मेरे से रो रहे थे। एक तो वो ये बता रहे हैं। दूसरे वो बता रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि भारत का प्रजातंत्र जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोदी को हटाओ जल्दी से, जितनी जल्दी, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाके कहा था आप हमारी सहायता करो मोदी जी को हटाने में। तो दूसरी बात वो ये कह रहे। और तीसरी बात राहुल जी क्या कर रहे हैं वहां पे, तीसरी बात राहुल जी चाइना की और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की और वहां के सिस्टम की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये 3 चीजें राहुल जी कर रहे हैं। तो ये जो टूल किट है ये बेसिकली एक संगठित रूप में, आप देख रहे होंगे उसी टाइम रवीश कुमार जी की पेरिस यात्रा हो रही। रवीश कुमार जी कह रहे थे कि मैं तो बेरोजगार हो गया, सड़क पर आ गया। रवीश कुमार जी पेरिस घूम रहे, उनसे पूछो उनका जो वो काला कोट पहने हुए पेरिस में उसकी कीमत कितनी होगी, राहुल रवीश जी से पूछो ये चीज है। वो पेरिस में घूम रहे। आपकी राणा अयूब जी अलग बिल बिला रही, बहुत सारे पत्रकार हैं, हर्ष मंदार जी अलग बिल बिला रहे जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे सोनिया गांधी जी के टाइम में जब चेयरपर्सन थी वो। और ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में भी एक एडवाइजरी बोर्ड में रहे, एक डिवीजन की, ह्यूमन राइट्स डिवीजन की। तो ये सब लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली, आपकी आम आदमी पार्टी अलग बिल बिला रही, इनका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जिस तरह से अन्ना के एक सामाजिक सोशल मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचा के ये पार्टी खड़ी करी थी, और फिर सब लोग अलग अलग होते गए। आपके आशुतोष जी भी उसमें जुड़े थे नए नए। और हर्ष जी मैं बताऊं कि मैं राजेंद्र माथुर जी के टाइम से, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के टाइम से एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल लिखता रहा। इनकी आशुतोष जी वगैरह की इनकी कोई पैठ नहीं, इन्होंने 2 आर्टिकल भी कहीं नहीं लिखे कुछ, बस खाली इनका एक दबाव समूह इन्होंने बनाया था। इनका नेटवर्क है, फोकस है इनका एक सब। ये पूरा नेटवर्क है। अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कैसे ऑपरेट करता है, अब ये पूरा का पूरा जो है ये अमेरिका के सानिध्य में चलता है। वहां के जो जॉर्ज सोरोस है, एक बड़े बिजनेसमैन है, हंगेरियन अमेरिकन है ये, और इनका हेज फंड का बिजनेस है, इन्वेस्टर है। और ये इतनी ताकत रखते हैं कि अपने नेटवर्क के थ्रू, इन्वेस्टर्स के नेटवर्क के थ्रू, किसी भी कंट्री की जो लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको ये किसी भी तरह से बाय हुक और क्रूक रिपोर्ट बना करके, बदनाम करके उसको प्रभावित कर सकते हैं। ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और ये पहली बार नहीं किया जॉर्ज सोरोस ने। जॉर्ज सोरोस 95 से 2000 के बीच में ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में कर चुके,
मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और उस समय हर्ष जी मैंने साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में विजिट किया था, 95-2000 की बात बता रहा हूं मैं। वो उस टाइम ग्रोइंग इकोनॉमी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर था, शॉपिंग तो मॉल्स वहां बन रहे वहां थे, इन्होंने क्या किया था? हाईवेज बन रहे थे। वहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा लोन पे उठाया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाने के लिए, हम्म। और वो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन था। और जी तो उसकी कंडीशंस चेंज करा दी, जो बायलिटरल एजेंसीज और मल्टीलेटरल एजेंसीज पे दबाव डाल करके। हम्म। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको हाई इंटरेस्ट रेट लगा दिए। हम्म। तो एक तरह से लिक्विडिटी क्राइसिस आया था वहां पे हम्म। पूरे ये सब एक साउथ प्री ईस्ट। प्लान तरीके से किया गया, उन्हें पहले पैसा दे दो और फिर उनका उनका शोषण शुरू करो। हाँ, तो जो आज पाकिस्तान की हालत है उसी तरह की उनकी हालत हुई थी। हम्म। तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया था वहां पे। फिर एक बार इनका कुछ अनबन हुआ, तो ब्रिटेन के साथ इन्होंने ऐसा ही कर दिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ। वहां बड़ी और चोट आप पहुंचाई देख, थी ब्रिटेन को तो इन्होंने। बहुत चोट पहुंचाई। और आज देखेंगे उसके बाद से ब्रिटेन ने कान ऐंठ लिया अपना, और तब से ही ब्रिटेन जो है अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। जो अमेरिका बोलेगा वही ब्रिटेन बोलेगा। अच्छा, तो एक बात बेसिक, एस जयशंकर ने और भी कही थी, जो आपने एस हाँ जी, जयशंकर वाला बात कायद कही थी, वो जी, डेंजरस वाली। उन्होंने एक बात और भी हाँ, कही थी कि इन चीजों से, जैसे कि हिंडनबर्ग अमेरिका, बीबीसी इंग्लैंड, उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हमारे यहाँ चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन न्यूयॉर्क में और लंदन में चुनाव शुरू हो गया है हाँ, 2024। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये भी बात कही थी। दूसरे इनका एक और एफर्ट था अडानी जी को बदनाम करने में। हम्म। ये हर्ष जी ये पूरा नेटवर्क ये चाह रहा था कि किसी तरह से हम्म। भारत की सरकार, या तो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, या जयशंकर जी, या नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा बहुत जैसा सबक इसको सिखाया बीबीसी को, थोड़ा बहुत सबक या तो हिंडनबर्ग पे आपत्ति दर्ज करे, क्योंकि वो तो अमेरिका में बैठा, वहां के रूल लागू होंगे, अमेरिका की एम्बेसी में आपत्ति दर्ज करें, या अडानी जी के सपोर्ट में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा सपोर्ट में खड़े हो जाइए, तो राहुल गांधी जी को मौका मिल जाए। क्या मौका मिल जाए कि देखो मैं तो पहले ही कह रहा था चौकीदार चोर है, आप हम्म। लोगों ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन ये तो नैरेटिव इन्होंने बनने नहीं दिया। ये नैरेटिव सरकार ने, मोदी जी ने बनने नहीं दिया, अमित शाह जी ने। हम्म। तो ये नैरेटिव पूरा चुनाव तक चलता कि देखो मेरी बात सच हो गई, मैं तो कह रहा था ये देश तो अडानी और अंबानी चला रहे, और चौकीदार तो चोर है। तो ये चीजें नहीं चलने दी थी। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है हर्ष जी, ये 1976 में, पहले तो ये यहूदी परिवार था। यहूदी परिवार था, तो ये नाजी आक्रमण हुआ जब हंगेरी में 1944-45 में, उसमें 5 लाख यहूदी मारे गए थे। उसमें ये परिवार भी पीड़ित था, इन्होंने अपनी फर्जी आइडेंटिटी बनाई, दूसरे लोगों की भी फर्जी आइडेंटिटी बनाई, और ये बचे वहां से। फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पोजीशन हो गया वहां पे, नाजी जैसे ही हारे 1947 में। तो ये फिर वहां से निकल के लंदन आए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े ये जॉर्ज सोरोस। और वहां से फिर ये 1956 के आसपास अमेरिका आए, और अमेरिका में इन्होंने पहले सर्विस करी, फिर अपनी कंपनी बनाई हेज फंड की, इन्वेस्टर्स की। और 1976 में इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना करी, फाउंडेशन की। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, कार्ल पोपर। उन्होंने एक किताब लिखी थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। वह बेसिकली कम्युनिस्ट फिलोसफी के अगेंस्ट थी, और नाजी और ये सब जितने भी डिक्टेटरशिप्स हैं उसके नाम पे इन्होंने अपना, कार्ल पोपर को ये बहुत मानते हैं, उसके नाम पे इन्होंने ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की स्थापना करी। इसके अंडर में बहुत सारी ग्रांट्स हैं, 2 यूनिवर्सिटी हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी यूरोप में, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है बुडापेस्ट में, दूसरी वियना में है। ये यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाने के अलावा जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, शैक्षणिक प्रोग्राम होते हैं,
ये समर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी चलाते हैं बड़े लेवल पे, 1 वीक 2 वीक के, जिसमें 2 बार मैं वहां गया। और इन समर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अभी तक ये 11,000 से ज्यादा लोगों को बुला चुके, उनमें मेरा भी एक नाम जोड़ सकते हैं आप। और 150 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन, और 450 अलग अलग तरह के कोर्सेज, 300 फैकल्टी पढ़ाने वाले। और ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, हमारे देश में तो नहीं है। लेकिन जहां प्रॉब्लम्स हैं, जैसे या जो नेचुरल एलाइज हैं अमेरिका के, वहां पे ये ज्यादा इनके ऑफिसेज हैं। जैसे पाकिस्तान में इनका है, बर्मा में प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी रहती है, तो वहां भी ऑफिस है इनका। इसके अलावा ईस्ट यूरोप, जियो की कम्युनिस्ट प्रभाव को मेल्ट डाउन करने के लिए ईस्ट यूरोप में इनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं। और वहां पे ईस्ट यूरोप के यूथ्स को, स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और इसके अलावा जो फॉर्मर यूएसएसआर से अलग हुए कंट्रीज हैं यूरेशिया के, 10-12 कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, जो CIS कंट्रीज जिनको बोलते हैं, वहां भी सब जगह ये काम कर रहे हैं। और उनके भी स्टूडेंट्स को बुला करके सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ग्रांट्स देते हैं। तो भारत में इन्होंने अपना ऑफिस क्यों खोलने की जरूरत महसूस नहीं की? और उसके बावजूद भी ये सब लोग इतने प्रभावशाली यहाँ पे हो रहे हैं, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये कैसे संभव हुआ? हाँ हर्ष जी, भारत में 2014 तक, क्योंकि मैं इनके यहाँ पे 2002 से 2002 में गया, 2006 में गया, जब हर्ष मंदार वगैरह और ये सब लोग पिक्चर में नहीं थे। और ये सलील सेट्टी जी, मेरा पुराना रिकॉर्ड है इनके यहाँ का, आप कह सकते हैं। तो मैंने ये बात जानने की कोशिश करी थी, और भारत का वहां आदमी मुझे इक्का दुक्का दिखाई दिया था। अच्छा। और पाकिस्तान के बहुत लोग थे, और CIS कंट्रीज के बहुत लोग थे, और यूरेशिया के, ईस्ट यूरोप के बहुत पार्टिसिपेंट थे। मुझे ये लगता था कि मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा। और कमाल की बात यह कि मुझे वहां पे मेरिट सर्टिफिकेट डीन का मिला था। उसमें सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा हुआ कि ये सिर्फ एक्सेप्शनल पार्टिसिपेंट्स को हम देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ सबसे अच्छी रही। तो उस समय मैंने उनसे जानकारी करी थी कि भाई आप लोग इंडिया में क्यों नहीं काम कर रहे इतना ज्यादा जितना पाकिस्तान में कर रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया हमारा नेचुरल एलाइज नहीं है अमेरिका का, हम उन कंट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पे या तो कम्युनिस्ट इफेक्ट ज्यादा है, या फिर जो है अमेरिका के नेचुरल एलाइज हैं। जैसे पाकिस्तान अमेरिका का नेचुरल एलाइज था, हम पाकिस्तान अमेरिका के बिजनेस पार्टनर हैं, हम ब्रिटेन के बिजनेस पार्टनर हैं, हम उनके नेचुरल एलाइज नहीं है। नेचुरल एलाइज तो हम रूस के हैं। रूस के हैं। तो ये चीज मैंने देखी थी वहां पे। और उसके बाद आप देखेंगे 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। इनको ऐसा कुछ, ये सरकार हाँ में हाँ मिलाने वाली सरकार थी। इनसे कोई भी थ्रेट किसी को ग्लोबल लेवल पे नहीं लगता था। मनमोहन सिंह जी तो हमेशा चुप ही रहते थे, और इंटरनल डिसीजन जो होते थे वो सब, मार्केट ओपन कर दी थी नरसिंहा राव के समय, तो सब आओ बेचो अपना चीजें। हाँ, तो ये क्या हुआ, 2004 से 14 तक हमारी इकोनॉमी हो गई मार्केट इकोनॉमी। एक इंप्रेशन वर्ल्ड में ये गया 10 साल में कि भाई इंडिया को छेड़ने की जरूरत नहीं, इजी गोइंग कंट्री है, अपना जाओ सामान बेचो वहां पे। और उसका नुकसान इतना बड़ा हुआ क्योंकि हर व्यक्ति तो हमें बाजार समझने लगा, 140 करोड़ आदमियों का बाजार, कि कुछ भी बनाओ और इंडिया में बेच दो। उसका इतना बड़ा नुकसान ये हुआ हर्ष जी हमें, आज हम $100 बिलियन के ट्रेड डिफिसिट में हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ टोटल एनुअल हमारा जो ट्रेड है वो 135 बिलियन का है। उसमें से 117 बिलियन का हम 18 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, और 17 या 18 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा ट्रेड डिफिसिट अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन है। तो ये जो इकोनॉमी की चाल थी हमारे यहाँ पे,
आज हमारा हाल भी वही होता जो पाकिस्तान का हो रखा। हम्म, 2014 में मोदी जी ने आए हम्म, और 5-6 इन्होंने बड़े काम किए। हम्म, अब वो ओवरनाइट तो किए नहीं, धीरे धीरे किए, 10 साल 9 साल हो गए इनको भी। अब वो इम्पैक्ट आने लगा। अब 2014 से ये जो नेटवर्क है, हम्म, ये एंटी स्टेब्लिशमेंट नेटवर्क है, हम्म, ये पूरा का पूरा परेशान है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हैं, इनका ऐशो आराम बंद है, इनका कंफर्ट जोन बंद है, इनका जो विदेशों से पैसा आता था फॉरेन फंडिंग एफसीआरए के थ्रू, वो सब चीजें बंद हैं। तो ये इतने तिलमिलाए और बिलबिलाए एफसीआरए की हुए जो हैं। रूल रेगुलेशन है उसमें भी काफी चेंजेस हुए थे, उसका भी प्रभाव है। उसका भी मैं बताऊंगा हर्ष जी आपको। हम्म, तो ये जो तिलमिलाए बिलबिलाए हुए हैं, रवीश कुमार जी कहते हैं मेरी तो नौकरी ले ली, मैं सड़क पर आ गया। राणा अयूब जी वाशिंगटन में जाकर के लेक्चर देती है, एक अवार्ड लेती है कि आपने मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, नहीं तो मैं तो काल कोठरी का जीवन जी रही थी इंडिया में। और बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने मणिशंकर अय्यर जी की बेटी का एक वीडियो बनाया था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का। हाँ, तो जिसका मोदी जी एफसीआरए ने, लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ। हम्म, हाँ अब मैं इस पे एफसीआरए पे आता हूँ, मोदी जी ने इसकी कमर कैसे तोड़ी। हम्म, पहले क्या होता था हर्ष जी, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, हम्म, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एफसीआरए का लाइसेंस मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो हम्म, आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। हम्म, अब वो फॉरेन फंडिंग का बहुत मेयर फॉर्मेलिटीज थी, कॉम्प्लायंसेज की, और आप उससे मजे लेते थे। मान लिया आपके पास आ गया 1 करोड़ रुपया, हम्म, आपने उसमें 10 करोड़ 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च कर दिया, और 80 लाख रुपए में मजे कर रहे हैं आप। हम्म, ना कोई हिसाब ना किताब, जैसा कांग्रेस में होता था कभी उनके टाइम में, कि भाई हिसाब ना वही, जो भी उनका वो खजांची कह दे वही सही। ऐसा ही एफसीआरए का, एनजीओ की फंडिंग का अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी हम्म, गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस में कोई भी। तो मोदी जी ने एफसीआरए का इतना सख्त रूल बनाया, चेंज किया उसमें, कि आधों से ज्यादा के तो एफसीआरए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, क्योंकि वो कॉम्प्लायंस नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। और जिसके हैं वो खुद कैंसिल कराने पहुंच गए कि यार इससे अच्छा तो कॉम्प्लायंस करेंगे, इससे अच्छा तो कैंसिल करा लो, पैसा ही नहीं चाहिए। हम्म, तो उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो आप किसी भी दूसरी एंटिटी को फॉरेन फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम्म, यदि हर्ष जी आपके एनजीओ को एफसीआरए का पैसा मिला, तो आप मुझे नहीं सबलेट कर सकते मेरे एनजीओ को वो पैसा। पहले ऐसा इनडायरेक्टली इनफॉर्मल वे में चलता था, हम्म, अब नहीं चलता। हम्म, दूसरे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50% थे। आपको 1 करोड़ की फंडिंग मिली, 50 लाख उसमें प्रशासनिक खर्चे दिखाओ उसमें, घूमो होटल में जितने घूम रहे आप, हवाई जहाज में आराम करो, ऐश करो। तो अब वो 50% से घटा के 20% कर दी। ये तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा झटका है। हम्म, तीसरी चीज उसमें ये करी कि संदेह होने पे, जब भी सरकार को संदेह होगा, संदेह होने पे सरकार किसी भी टाइम लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और इंक्वायरी भी कर सकती है एनजीओ की। हम्म, चौथी बात ये हुई, जैसे मेरे आपके पास एफसीआरए, आपने अपने टाउन में कहीं भी खुलवा लिया हम्म, एफसीआरए अकाउंट। हम्म, अब और अलग अलग बैंक की ब्रांच निर्धारित की हुई थी, 15 बैंकों की गवर्नमेंट ने, हम्म, उनमें कहीं भी किसी भी जगह खुलवा लो आप देश में। हम्म। अब यह कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिंगल ब्रांच एक दिल्ली में है, उसमें ही एफसीआरए अकाउंट खुलेगा। जिससे मॉनिटरिंग हो, विजिलेंस रहे। मॉनिटरिंग और विजिलेंस, प्लस यहां से ही पैसा आता जाता रहेगा। मान लिया मैं इंदौर में बैठा, मुझे एफसीआरए का पैसा लेना, तो दिल्ली के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे मुझे, और दिल्ली से मेरी मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी रखेगी कि भाई ये पैसा कहाँ ट्रांसफर, क्योंकि पैसा तो मुझे यहीं से निकालना। हम्म, तो इसमें बहुत सारे एनजीओ की कमर टूट गई। हम्म, तो अब इनको दुख हुआ, चाहे वो हर्ष मंदार जी हैं,
हर्ष मंदार जी हर्ष मंदार फॉर्मर, जी के बारे में थोड़ा बताइए लोगों को जरा। ये ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। हम्म। हम्म। और इन्होंने फिर वहां भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा, हम्म। फ्राई यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। हम्म। इनको आईएएस ऑफिसर्स को कुछ छुट्टी मिलती है, एकेडमिक लीव मिलती है, हाँ मिलती है। उसमें इन्होंने पीएचडी, शायद या हाँ 1 या 2 इन्होंने, साल तक की मिलती है। हाँ हाँ, तो फ्राई यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया हम्म। और ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट सेक्टर में आए। और इनके 3 एनजीओ हैं आज की तारीख में। हम्म। एक तो है अमन ट्रस्ट कुछ करके है, अमन ट्रस्ट, एक कारवाई मोहब्बत है, हम्म। सब नाम उर्दू में मिलेंगे है ना। अच्छा। एक, हाँ, एक सेंटर फॉर कुछ रिसर्च करके है। हम्म। एक ये एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सक्लूजन रिपोर्ट बनाते हैं, अच्छा। उसमें ये दिखाते हैं भारत में कितनी गरीब है, दीनहीन कितना कितनी है, मतलब एक। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऐसे सब लोगों को पॉलिसी एडवोकेसी लेवल पे यूज करता है अपनी फंडिंग के थ्रू। हम्म। या तो आपके एनजीओ को ग्रांट देगा या आपको वहां बुलाएगा। हम्म। अब मान लिया कल को मुझे बुलाने एक लगेगा, तरीके से ये मैनिपुलेशन भी है। आप देखिए, मैनिपुलेशन। देखिए जैसे कि ये मणिशंकर अय्यर की बेटी जो है सीपीआर की हेड है, यामिनी अय्यर, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, आपने देखा होगा। सब, तो अब आप समझिए कि जिस माइंड सेट के लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो उसी माइंड सेट की चीजें कहेंगे। अगर सरकार उनकी बात मानेगी तो ठीक है, जब तक उनकी मान रहे हैं, और जब नहीं मान रहे हैं तो वो यामिनी अय्यर मैं देखता हूं कि जगह जगह टीवी चैनल्स पर बैठती हैं, आर्टिकल लिखती हैं और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं। तो यानी कि उनके हिसाब से चलो तो ठीक है, वरना गलत है सब। हाँ, वो चीजें होती हैं। अब मान लिया कल को हर्ष जी मुझे कोई बहुत बड़ा लालच दे दे, हम्म। अब मुझे कहे नरेश जी आपको 5 पेज भारत सरकार के खिलाफ लिखने, और मैं रिसर्चर हूँ, हाँ। प्रैक्टिस है मेरी लिखने की, और मेरा मन डोल जाए, मेरी नियत डोल जाए, हम्म। और मैं देश से गद्दारी करना चाहूं, तो कौन रोक लेगा मुझे बताओ। हाँ। निकालने के और लिए निकाला जा सकता है। यहाँ मेरे पास फंडिंग नहीं आएगी, वहां बुलाएंगे मुझे, आप हम्म। तो एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग फैकल्टी आ जाओ, यहाँ हाँ। बैठ के आराम से लिखो 5-10 पेज हम्म। जो भी लिखने हैं, और उसको छाप भी हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। उसको फिर यूज करते हैं। देखो इंडिया का नरेश सिंह इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, उसने ये चीज लिखी 5 पेज की, हम्म। उसने गलत तो लिखी नहीं होगी नरेश सिंह ने। हम्म। अब आप ये बताइए कैम्ब्रिज में क्या पढ़ाएंगे राहुल गांधी जी, हम्म। मेरे से अच्छा पढ़ा देंगे क्या कैम्ब्रिज में? वो 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। बिल्कुल सही बात है। उन्हीं को क्यों आज तक बुलाया जा रहा है, और बार बार बुलाया जा रहा है। आज तक हमें तो कैम्ब्रिज ने बुलाया नहीं। हम बताएंगे कैम्ब्रिज को कि भारत की ट्रेडिशन क्या है और भारत को ब्रिटेन ने कैसे लूटा। तो ये जो टूल किट काम कर रही है, 2024 के इलेक्शन के पहले की सब तैयारियां हैं। चाहे वो फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे, किसी दिन हर्ष जी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, बिल्कुल क्योंकि करें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को मैंने स्टूडेंट लाइफ से फॉलो किया जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएचडी कर रहा था। तो किसान आंदोलन चाहे हो, तथाकथित किसान आंदोलन, चाहे वो सीए एनआरसी के अगेंस्ट में धरना हो, कुछ भी हो, ये एक टूल किट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि ये इतना परेशान बेचैन क्यों है, मैंने बता दिया पहले आपको कि एक तो इनकी दुकानें बंद हो गई, इनके कंफर्ट बंद हो गए, इनके ऐशो आराम बंद हो गए, फॉरेन वो की जैसे शॉपिंग बंद हो वो जैसे कि गई। आपने बताया था कि साहब वो एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसको जो है मोदी जी ने छेड़ हाँ, दिया तो सब हाँ, उन्हें डसने के लिए दौड़ बस रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते को मोदी जी ने छेड़ दिया। ये मधुमक्खी बने हुए थे, ये मधु रस पी रहे थे। अभी मोदी जी ने 5-6 जो इकोनॉमी में बड़े चेंजेस किए, हर्ष जी जो हम बात कर रहे थे, वो मोदी जी ने सबसे पहले ये इंडिया का क्या मतलब था, इंडिया एज मार्केट इकोनॉमी, इंडिया बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन आज क्या है, इंडिया इज ए ग्रोथ इकोनॉमी, इंडिया इज ग्रोथ इकोनॉमी, इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसमें 5 बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस मोदी जी ने किए आने के बाद। सबसे पहला जो किया, नोटबंदी का काम किया, क्योंकि बहुत सारी नकली करेंसी हमारे ट्रांजेक्शन्स में थी जो पाकिस्तान में प्रिंट होके इंडिया में आती थी, और इंडिया से असली करेंसी पाकिस्तान चली जाती थी।
आज पाकिस्तान की क्या हालत है, दर दर का भिखारी बना हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी का नोटबंदी का भी डिसीजन काम किया। दूसरा जीएसटी का जो है, टैक्स रिफॉर्म्स जो किए मोदी जी ने, इसको पूरा सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। और सब तीसरा ऑनलाइन कर दिया, जिसपे डिजिटलाइजेशन किया। ऑनलाइन आज कर दिया जिसमें कुछ भी चोरी छिपे नहीं हो सकता। चोरी छिपे नहीं, डिजिटल कर दिया सब कुछ। और डायरेक्ट कैश बेनिफिट है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, कोई दलाल नहीं। राजीव गांधी जी तो कहते थे, राहुल गांधी जी के पिताजी, भाई यहाँ तो 100 में से 15 ₹100 पैसे लगते हैं। 15 पैसे लगते हैं, 85 का भ्रष्टाचार होता है। आप प्रधानमंत्री थे, फिर आप क्या कर रहे थे? तो ये डिजिटाइजेशन किया, करप्शन को रोक दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इतना बड़ा फोकस है हर्ष जी। आज देखेंगे कितने एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन चुके हैं, कितने हाईवेज। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करता हूँ एज ए सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। मैं जानता हूँ कितनी रोड हमारे यहाँ पे बन रही है, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और रूरल रोड्स का तो हिसाब ही कुछ नहीं है। मेट्रोज बन रहे हैं, और ये इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। मोबाइल तो ये, मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ा काम हुआ है। हाँ, मोबाइल में क्या हुआ हर्ष जी कि 2014 के पहले मोबाइल भी बाहर से आते थे, इंडिया में हाँ पेटी पैक आते थे। हाँ, सही बात है। अभी ये हुआ कि मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का नारा दिया कि भैया जो भी बेचना है यहाँ उसको यहीं बना लो पहले। हाँ, आप यहाँ ऐसा ना बनाने से बना यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसके अलावा बना बनाया ना लाओ। आज की तारीख है, छोटे लेवल पे बताऊं तो करीब 700 फैक्ट्री मोबाइल बनाने की आपके एनसीआर रीजन में है, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है हर्ष जी। बड़े लेवल पे बताऊं तो रफाइल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट है, हो गया। ये बड़े लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीजों से इन सब की कमर टूट गई। वो एनजीओज को नहीं पैसा मिल रहा, एक्टिविस्ट को पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, कांग्रेस की एक पॉलिसी रही थी कि ये जो सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट और एक्टिविस्ट जो थे, और ये एनजीओज एक्टर्स जो थे, इनको कुछ ना कुछ रेवड़ी बांटती रहती थी वो सरकार। चुपचाप बैठे रहेंगे। वो चुप कि भाई आप हमें डिस्टर्ब ना करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो आपका एंजॉयमेंट है आप करते रहो, जो हमारा काम है हम करते रहेंगे। और ये बहुत बड़ा, ये बेसिकली जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी जो है और आम आदमी पार्टी, आज बता रहा हूं हर्ष जी, ये कांग्रेस की नेचुरल एलाइज है। क्योंकि ये कभी भी कन्फ्रंटेशन लेवल पे नहीं आए आज तक कांग्रेस के साथ, ना आएंगे। तो ये सारी चीजों से ये अभी तो अभी ये बताइए कि हमें 2024 तक अभी कुछ और भी करेंगे, या इतना ही काफी है? अभी देखो हर्ष जी, करेंगे तो बहुत कुछ, और होता रहेगा हर दिन। वाशिंगटन में अखबारों में भी चीजें निकलेंगी, बीबीसी यहाँ नहीं निकालेगा, बहुत दूसरी जगह कहेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। बहुत हमारे सारे हमारे यहीं के लोग वहां जाके लेख लिखेंगे। बहुत सारे आपके रवीश कुमार हैं इंडिया में, आशुतोष बहुत सारे हैं, बरखा दत्त एक हैं, ये सब लोग हैं। बहुत सारे हैं। और छुट भैया भी बहुत है, एक यूपी के है कोई, शर्मा शर्मा है, कभी मुलायम सिंह के पैरों में पड़े रहते थे वो। मैं नाम नहीं पूरा बताना चाहता उनका, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो भी बड़े जोर शोर से लगे हुए पत्रकार हैं, आपकी बिरादरी के ही लोग हैं। अच्छा। और एक काफी कुछ पुराने पत्रकार भी है। एक पुराने पत्रकार ने तो जब भारत देखिए, जोड़ो इसमें यात्रा, नरेश जी ऐसा है कि इसमें कोई भी नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव जब क्रिएट किया जाता है, तो सब लोग मीडिया को तो यूज करते ही हैं। और फिर लोग एग्जैक्टली, जब अब मीडिया को यूज करते हैं, लेकिन जब मीडिया अपना काम करने की कोशिश करता है, तो फिर उसे ये कहते हैं कि तुम चुप रहो। फिर ये हाँ कहने लगते हैं कि तुम बेईमान हो। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना कि मीडिया जो है हाँ हमारे देश में, लोग मीडिया पे सवाल उठाते हैं। ऐसा लोग, ऐसे नहीं है कि सभी हाँ, लोग जो है रवीश कुमार, बरखा दत्त, राणा अय्यूब या आशुतोष ही हैं। सब और भी बहुत सब सारे नहीं पत्रकार हैं जो नहीं, राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें भी मैं लोग गालियां देने लगते हैं। फिर कहते हैं कि आप सवाल हर नहीं पूछते हो। अरे भाई, जब आपका समय था आपने भी कोई सवाल नहीं पूछा किसी से।
हर्ष जी, मैं बताऊं कि सब लोग एक नहीं होते। मैं भी उस नेटवर्क का हिस्सा रहा हूं, मैंने खुद बताया, मैं 2 बार वहां हमारे गया। पास 2 मिनट है बस। हाँ, लेकिन आज मैं आपके सामने आया, साफ साफ बोलने के लिए आया। हम्म, तो मेरे विचार से तो इसके बारे में हो गया, कभी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। हर्ष हाँ जी, आपकी 2 चीजें मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है। जी। एक तो आपकी स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है हर्ष जी। आप बात जब करते हैं तो बड़े, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ आपको, और हम्म, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका। मेरे लिए तो ये पहली बार ऐसा है, हम्म। मैं इस तरह से कर रहा हूँ नहीं नहीं, हम नरेश ये। जी आपको लगातार जोड़ते रहेंगे, और चूंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी रिसर्च पे काम करते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो आमूल चूल बदलाव पिछले 10 साल में देखने को मिले हैं, उस पर थोड़ा सा जी कलेक्ट करें। और आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में भी आप थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करें, तो हम आपसे रेगुलर कनेक्ट होते रहेंगे और आप हमारे शो का रेगुलर हिस्सा बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जी हर्ष जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना चैनल चलाते रहिए, हमारा सबका सपोर्ट रहेगा। एक छोटी सी प्रार्थना मैं ये करना चाहता हूँ, एक छोटा सा चैनल है मेरा, कभी कभी उस पे कुछ सामाजिक मुद्दों का मैं। डॉक्टर नरेश सिंह के चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, जो मेरे दर्शक हैं उनसे मैं कहूंगा। थैंक यू वेरी मच हर्ष जी, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।